पाठ माता केकई के प्रति श्री राम की निष्ठा व आदर भावना को प्रस्तुत करता है और श्री राम अत्यंत रोचक संवादों के माध्यम से तर्क देते हुए माता केकई के निर्णय को हर तरीके से सही ठहराते हैं। और यह पाठ जो है वो सुप्रसिद्ध नाटककार भास के प्रतिमा नाटक से लिया गया है। और सुप्रसिद्ध भास के 13 नाटक जो उपलब्ध होते हैं, इनका काल जो है वो 300 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व माना गया है। और यदि हम पाठ के उद्देश्यों की बात करें तो छात्रों को श्री राम की मातृभक्ति से परिचित करवाना और भारतीय संस्कृति में माता के सर्वोच्च स्थान से परिचित करवाते हुए छात्रों में मातृदेवो भव की भावना को जागृत करना, यह हमारा मूल उद्देश्य है इस पाठ के माध्यम से। संस्कृत साहित्य की नाट्य विधा से परिचित करवाना व संवाद कथन की योग्यता को विकसित करना, जिसका आनंद अभी हम लेने वाले हैं। पाठ में समाहित सरल व्याकरणांशों को समझना व उनका प्रयोग कर पाना, यह भी इसका एक उद्देश्य है। तो चलिए आरंभ करते हैं हम हमारा तीसरा पाठ, जिसका नाम है मातुराज्ञा करियसी। और इससे पहले थोड़ी सी पाठ की भूमिका आप लोगों को जान लेना आवश्यक है। वैसे तो आप सभी तो जानते ही हैं, ये हम बच्चों को किस प्रकार इस पाठ का परिचय करवाएंगे वो थोड़ा सा है। तो बच्चों, क्षमा करें मैं यदि बच्चों ही कहीं बोल जाऊं तो उसके लिए। तो माता केकई के 2 वचन इस पाठ की भूमिका का आधार है, जहां पर माता केकई पहले वचन के रूप में राजा दशरथ से भरत का राज्याभिषेक मांग लेती हैं, वह दूसरे वचन के रूप में श्री राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लेती है। जब देखिए, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अब दशरथ जी ये जानते हैं कि उन्हें ये वचन पूरे करने ही होंगे, तो इस बात की असमर्थता को जानते हुए अपने आप को विवश जान वो मूर्छित हो जाते हैं। और जब वे मूर्छित हो जाते हैं तो उनके एक बहुत ही जो अंतरंग है कांचुकीय, जो महल में सूचना आदान प्रदान का भी काम करते हैं, तो वो कांचुकीय दौड़ते हुए आते हैं और यहीं से हमारे नाटक का आरंभ होता है। तो चलिए देखते हैं वो कांचुकीय दौड़ते हुए किसके पास आते हैं और क्या कहते हैं। आइए संवादों के माध्यम से हम देख लेते हैं। और यहाँ पर कांचुकीय के संवादों का निर्वहन करने वाले हैं, कांचुकीय के संवादों को निभाने वाले हैं वेदांशु जी। और श्री राम के संवादों को निभाने वाले हैं श्री नीतीश जी। और सीता के संवादों को मैं कविता निभाऊंगी और लक्ष्मण के संवादों को निभाएंगे श्री शंकर दत्त पांडेय जी। तो आप सभी का स्वागत है और आरंभ करते हैं कांचुकीय के संवादों से। और हमें केवल संवाद ही बोलने हैं, तो हम यहाँ से आरंभ कर सकते हैं जी। परित्रायताम कुमार। आर्य कह परित्रातव्यः। महाराज। महाराज इति आर्य आर्यननु वक्तव्यम्। एक शरीर संक्षिप्ता पृथिवी रक्षितव्येति अथ कुत उत्पन्नोऽयं दोषः? स्वजनात्। स्वजनादिति हन्त नास्ति प्रतीकारः। शरीरेरि प्रहरति हृदये स्वजनस्तथा कस्य स्वजन शब्दों में लज्जामुत्पादयिष्यति। तत्र भवत्या कैकेय्याः किमम्बायाः तेन हि उदर्केण गुणेनात्र भवितव्यम्। कथमिव? श्रूयताम् यस्याः शक्र समो भर्ता मया पुत्रवती च या फले कस्मिन् स्पृहा तस्या योना कार्यं करिष्यति। क्षम्यताम्, अत्र येन कार्यमस्ति अशुद्धिर जी। कुमार अलमुपहतासु स्त्रीबुद्धिषु स्वमार्जनम् उपनिक्षेप्तुम् तस्या एव खलु वचनात् भवदभिषेको निवृत्तः। आर्य गुणाः खल्वत्र। कथमिव? श्रूयताम् वनगमन निवृत्तिः पार्थिवस्यैव तावन् मम पितृपरवत्ता बालभावस्य एव नवनृपति विमर्शे नास्ति शंका प्रजानाम् अथ च न परिभोगैर्वंचिता भ्रातरो मे। अथ च तया नाहूतोपसृतया भरतोऽभिषिच्यतां राज्य इत्युक्तम् अत्राप्य लोभः। आर्य
भवान् खलु अस्मत्पक्षपातादेव नार्थमवेक्षते। कुतः शुल्के विपणितं राज्यं पुत्रार्थे यदि च याच्यते तस्य लोभोऽत्र नास्माकं भ्रातृराज्यापहारिणाम्। अथ नीतीश महोदय वदतु। एतत् भवतामस्ति शोकवचनात्। काञ्चुकीयः अस्ति महोदय अत्र ततस्तदानीम्। अच्छा, ततस्तदानीं तद् न दृश्यते। एतत् न दृश्यते वा? पृष्ठस्य नीचे भागे अस्ति। मम पार्श्वे यत् पुस्तकमस्ति तस्मिन् नास्ति इदम्। अस्मिन् पश्यतु भवान्। शुल्के विपणितं राज्यं पुत्रार्थे यदि याच्यते एतत् एषः श्लोकः अस्ति। अनन्तरं काञ्चुकीयस्य वचनमस्ति अथ इत्युक्ते विनमति। पुनः रामस्य संवादः अस्ति। कथं मोहम् उपगत इति। अतः परं न मातु परिवादं श्रोतुमिच्छामि। एतत् रामस्य एव अस्ति एषः संवादः। अच्छा, प्रायशः अत्र किमपि त्रुटिरस्ति वा? थोड़े संवाद थोड़े कम कर दिए होंगे, कोई नहीं। जो यहाँ पे लिखे हैं स्क्रीन पे उसी को बोलते हैं। केवलम् एतेषामेव, यतोहि केवलम् अस्माभिः अत्र निदर्शनं करणीयमिति उदाहरणत्वेन अस्ति इति। नीतीश महोदय वदतु भवान्। अथ अनन्तरं भवतः अस्ति। एतत् श्लोकं वदतु। शोकादवचनात् राज्ञा काञ्चुकीयस्य एव अस्ति महोदय, एतद् वदतु। अहं वदेयम्। शोकादवचनात् राज्ञा हस्तेनैव विसर्जितः किमप्यभिमतं मन्ये मोहं च नृपतिर्गतः। कथं मोहमुपगत? कथं मोहमुपगत इति यदि न सहसे राज्ञो मोहं धनुः स्पृशमादयाम्। अक्षोभ्यः क्षोभितो केन लक्ष्मणो धैर्यसागरः येन रुष्टेन पश्यामि शताकीर्णमिवाग्रतः। कथं मोहमुपगत इति यदि न सहसे राज्ञो मोहं धनुः स्पृशमादयाम्। स्वजननिभृतः सर्वोऽप्येवं मृदुः परिभूयते। अतनरुचितं पुंसत्वं महं कृतनिश्चयो युवतिरहितं लोकं कर्तुं यतश्चलिता। आर्यपुत्र, रोदितव्ये काले सौमित्रेण धनुर्ग्रहीतम् अपूर्वः खल्वस्यायासः। सुमित्रा मातः किमिदम्? कथं किमिदं नाम क्रम प्राप्ते हते राज्ये भुवि शोच्यासनेन ते इदानीमपि संदेहा किं क्षमा निर्मनस्विता। सुमित्रा मातः, अस्मद् राज्यभ्रंशो भवत उद्योगं जनयति। आह अपण्डितः खलु भवान्। भरतो वा भवेद् राजा वयं वा ननु तत्समं यदि तेऽस्ति धनुश्लाघ स राजा परिपाल्यताम्। न शक्नोमि रोषं धारयितुं भवतु गच्छामस्तावत्। त्रैलोक्यं दग्धुकामैव ललाटपुट संस्थिता भ्रुकुटिर्लक्षणस्यैषा नियतीव व्यवस्थिता। सुमित्रा मातः इतस्तावत्। आर्य अयमस्मि। भवतः स्थैर्यमुत्पादयता मयैव विहितम् उच्यतामिदानीं। ताते धनुर्न मयि सत्यमवेक्ष्यमाणे मुञ्चानि मातरिशरं स्वधनं हरन्त्यां दोषेषु बाह्यमनुजं भरतं हनानि किं रोषणाय रुचिरं त्रिषु पातकेषु। हाधिक अस्मानविज्ञायो पालभसे यत्कृते महती क्लेशे राज्ये मेन मनोरथः वर्षाणि किल वस्तव्यं चतुर्दश वने त्वया। अत्र मोहमुपगतस्तत्र भवान् हन्त निवेदितमप्रभुत्वं मैथिली।
मंगलार्थे नया दत्तान वल्कलास्तावदानय करोम्यन्ये नृपैर्धर्मं नैवाप्तं नोपपादितम्। गृह्णात्वार्य पुत्रः मैथिली किं व्यवसितम् ननु सहधर्मचारिणी खल्वहम् मयैकाकिना किल गन्तव्यम्। अतो नु खल्वनुगच्छामि वने खलु वस्तव्यम्। तत्खलु मे प्रासादः श्वश्रु श्वशुरपि शुश्रूषापि च ते निवर्तयितव्या। एनामुद्दिश्य देवतानां प्रणामः क्रियते। लक्ष्मण वार्यतामियम्। आर्य नोत्सहे श्लाघनीय काले वारयितुमत्र भवतीम्। और इस प्रकार ये हमारा नाटक यहाँ पर समाप्त होता है। और देखिए, अभी आपने संवादों का आनंद लिया, उसके लिए जो हमारे संवादों का वाचन कर रहे थे उन सभी का हम धन्यवाद करते हैं। नीतीश जी, शंकर दत्त जी और साथ में वेदांशु जी का, सभी का हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और अब जरा हम पाठ पर आते हैं और शब्दार्थों के माध्यम से केवल एक पाठ को हम थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि समय बहुत अधिक नहीं है, तो बहुत ज्यादा व्याख्या मैं संभवतः यहाँ न कर पाऊं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी, परंतु हम सरसरी तौर पर इस पाठ को जरा देख लेते हैं। जैसे ही नाटक का आरंभ होता है, कांचुकी आते ही, और हमने जान लिया है कांचुकी किस अवस्था में आते हैं। तो वो आकर कहते हैं परित्रायताम परित्रायताम कुमारः। परित्रायताम अर्थात रक्षा कीजिए कुमार। देखिए, जब भी किसी शब्द की विरुक्ति यानी कि दो बार कोई शब्द आए तो वह शब्द बलाघात करने के लिए होता है, यानी कि वो जोर देते हुए कहते हैं कि हमारी रक्षा कीजिए। अब यहाँ पर किस विषय की, किसकी रक्षा करनी है, तो यहाँ श्री राम क्या पूछते हैं? श्री राम कहते हैं आर्य कह परित्रातव्य। हे आर्य, कह कौन परित्रातव्य, बचाने योग्य है, अर्थात किसकी रक्षा करनी है? कांचुकीय। तो कांचुकीय बताते हैं महाराज। महाराज वो इतना शब्द ही कह पाते हैं, और इतना सुनते ही श्री राम कहते हैं महाराज इति, महाराज ऐसा। आर्य ननु वक्तव्यम। हे आर्य, तो कहना चाहिए एक शरीर संक्षिप्ता पृथ्वी रक्षितव्येति, अर्थात एक शरीर में समाहित पृथ्वी की रक्षा करनी है। रक्षितव्या इति अर्थात रक्षा करनी है। अथ कुतः उत्पन्नोऽयं दोषः। अथ तो कुतः कहाँ से, उत्पन्नः अयं दोषः उत्पन्न हुआ यह दोष। तो यहाँ पर श्री राम पूछते हैं कि महाराज की रक्षा करनी है। अरे यह दोष, यह विपत्ति, यहाँ पर ये जो दोष शब्द है वो विपत्ति का सूचक है। तो ये विपत्ति कहाँ से आई, ये समस्या कहाँ से उत्पन्न हुई? कांचुकीय इस पर कांचुकीय बताते हुए कहते हैं स्वजनात्, अपने ही व्यक्ति से। अब राम देखिए बड़े ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं। स्वजनादिति, अपने ही व्यक्ति से। हंत हाय नास्ति प्रतिकारः। नास्ति प्रतिकारः, अब नास्ति नहीं है, प्रतिकार यानी कि इसका तो कोई निवारण ही नहीं है। यदि किसी दूसरे से समस्या आई होती तो उसका तो कोई निवारण संभव था, लेकिन ये किसी अपने ही व्यक्ति से आई है तो इसका तो निवारण भी संभव नहीं है। और उसका कारण भी बताते हुए एक श्लोक के माध्यम से श्री राम रखते हैं। क्या क्या कहते हैं? शरीरेरिह प्रहरति हृदये स्वजनस्तथा कस्य स्वजन शब्दों में लज्जाम उत्पादयिष्यति। यथा अरिहि, जिस प्रकार शत्रु शरीरे प्रहरति, शरीर पर प्रहार करता है, तथा स्वजनः, उसी प्रकार अपना व्यक्ति यानी कि कोई आत्मीय व्यक्ति, अपना सगा संबंधी हृदय पर प्रहार करता है। देखिए कितनी सुंदर तरीके से बात कही गई है कि जो बाहरी व्यक्ति है या शत्रु है, यदि कोई हमारा शत्रु है तो वो तो शरीर पर ही प्रहार करेगा, लेकिन कोई आत्मीय जन तो हृदय पर प्रहार करेगा। शरीर के घाव तो भरे जा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं श्री राम कहना चाहते हैं कि हृदय के घाव अधिक गहरे होते हैं। कस्य स्वजन शब्द, तो आज किसका स्वजन शब्द, यानी कि तो आज कौन सा जो अपना शब्द, कौन सा स्वजन शब्द है, मैं लज्जाम उत्पादयिष्यति, मुझे लज्जित करेगा, मुझ में लज्जा को उत्पन्न करेगा, अर्थात मुझे लज्जित करेगा। इस पर कांचुकीय बताते हैं तत्र भवत्याः कैकेय्याः,
यानी कि सम्माननीय केकई का। ये जो तत्र भवती, तत्र भवत्या, तत्र भवान, जब भी भवान और भवती शब्द के आगे तत्र शब्द का प्रयोग होता है तो वह तत्र या अत्र दोनों ही शब्दों का प्रयोग होता है तो वह सम्मान सूचक हो जाता है। तो सम्माननीय केकई का। तो इस पर श्री राम कहते हैं कि मम्बायाः, क्या माता का, तेन ही उदरकेण गुणेनात्र भवितव्यम। तेन ही तो उसे तो उदरकेण गुणेन यानी कि शुभ परिणाम वाला यानी कि जिसका कोई सार्थक परिणाम निकलता हो वह, तो शुभ गुणों से युक्त या शुभ परिणाम वाले गुण से युक्त अत्र यहाँ भवितव्यम होना चाहिए। तो देखिए जहां श्री राम ने अपनी माता का नाम सुना वो किस प्रकार निश्चिंत हो जाते हैं। वो कहते हैं अच्छा माता का, तो फिर तो यहाँ पर अवश्य ही कोई गुण होगा, कोई शुभ परिणाम होगा। तो अब इस पर कांचुकीय कहते हैं कथमिव, कैसे। अब देखिए कांचुकीय को तो बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है कि इनके पिता जो है, मैं बता रहा हूँ कि उन पर मुसीबत है और मैंने कहा माता के कारण है, तो ये कहते हैं कि गुण वाला होना चाहिए। तो इसलिए पूछते हैं कांचुकीय कथमिव, किस प्रकार। राम, श्री राम कहते हैं श्रूयताम, सुनिए। यस्याः शक्रसमो भर्ता मया पुत्रवती च या फले कस्मिन् स्पृहा तस्या येन कार्यं करिष्यति। ये कृपया यहाँ ये नहीं है तो वो क्षम्यताम, थोड़ा त्रुटि रह गई है। तो देखिए यहाँ पर जो है वो कहते हैं कि जिसका शक्र समह, इंद्र के समान, शक्रेण समह, जिसका इंद्र के समान भर्ता हो, पति हो, यानी कि महाराज जो है वो इंद्र के समान उनका व्यक्तित्व है, उनकी प्रतिष्ठा है। और मया पुत्रवती चया, और जिसका मेरे समान पुत्र हो, राम जैसा पुत्र, और किसी को क्या चाहिए भला। तो कस्मिन फले तस्याहा, कस्मिन फले स्पृहा, उसकी किस फल में स्पृहा होगी, किस फल में इच्छा होगी, येन अकार्यम करिष्यति, जिस कारण वह अकार्य करेंगी, कोई बुरा कार्य करेंगी, उनके भला किस फल में इच्छा रह जाएगी जिनका ऐसा महान पति हो, मेरे जैसा पुत्र हो। यहाँ पर श्री राम राम यहाँ पर अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मैं सब बातें मानने वाला हूँ और मेरे पिता जो है वो इतने श्रेष्ठ हैं, उसके बावजूद मेरी माता की तो किसी फल में इच्छा है ही नहीं, तो वो क्यों बुरा कार्य करेंगी। अगर उन्होंने कोई निर्णय लिया है तो जरूर उसमें कुछ गुण ही होगा। कांचुकीय, इस पर कांचुकीय कहते हैं, देखिए कांचुकीय भी क्योंकि श्री राम के प्रति विशेष स्नेह रखते हैं, वो थोड़ा सा क्रोध में है। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कुमार, हे कुमार, अलमुपहतासु स्त्री बुद्धिषु स्वम आर्जवम उपनिक्षेप्तुम, स्वम आर्जवम उपनिक्षेप्तुम, यानी कि अलम, बस कीजिए। अब जैसे हम कहते हैं बस बहुत हो गया, तो वो भी कहते हैं अलम, बस बहुत हुआ। उपहतासु स्त्री बुद्धिषु, क्षीण स्त्री बुद्धियों में, स्वमार्जवम, अपनी सरलता, उपनिक्षेप तुम रखना, यानी कि देखिए आप अपनी अपनी जो सरलता है उसे क्षीण स्त्री बुद्धियों में रखना बंद कीजिए, ऐसा कांचुकीय कहते हैं। तस्या एव खलु वचनात्, उसी के निश्चित रूप से वचनों से, यानी कि उसी के वचनों के कारण, भवद अभिषेको निवृत्तः, भवद अभिषेको यानी कि भवतः अभिषेकः, आपका राज्याभिषेक निवृत्त, रुक गया है। अब यहाँ पर कांचुकीय अगली बात बताते हैं कि अरे उन्हीं के वचनों के कारण आपका राज्याभिषेक रोक दिया गया है। तो इस पर राम क्या कहते हैं, देखिए राम पूरी तरह से आश्वस्त है, वो जानते हैं कि माता ने जो किया है वो सब कुछ बढ़िया ही होगा, सही ही होगा। आर्य गुणाः खल्वत्र, हे आर्य अत्र गुणाः खलु, अत्र यानी कि यहाँ पर तो निश्चित रूप से गुण ही है। अब कांचुकीय फिर थोड़ा आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं कथमिव, कैसे। राम, राम बताते हैं श्रूयताम, सुनिए। तो वो क्या कहते हैं, वन गमन निवृत्ति पार्थिवस्यैव तावन मम पितृपर्वत्ता बालभावः स एव तावत, तो पार्थिवस्य, पार्थिव यानी कि महाराज की वन गमन निवृत्ति ही एव, तो महाराज का वन जाना तो रुक ही गया है, और मम पितृपर्वत्ता, और मेरा पिता के आश्रय में रहना, पिता के साये में रहना, और बाल भाव, और मेरा बचपन स एव उसी तरह से रह गया है, यानी कि मेरा बचपन भी वैसे का वैसे ही रह गया है। और नवन नृपति विमर्शे, नए राजा के विषय में प्रजा नाम शंका नास्ति, अब प्रजा को कोई शंका नहीं होगी। अथच, और भी मे भ्रातरः, मेरे भाई, परिभोगैः न वंचिता, परिभोगों से यानी कि आनंद भोगों से वंचित नहीं हुए।
अब देखिए इस श्लोक में कुछ बातें जो है वो ध्यातव्य हैं। जैसे पहला ही शब्द आया है वनगमन निवृत्ति। अब राजा की वनगमन निवृत्ति, राजा के वन जाने का यहाँ हमें कहाँ से संकेत मिलता है? जैसा कि आप जानते हैं हमारे 4 आश्रमों के अनुरूप जो मतलब अंत में जो है वो वानप्रस्थ, तृतीय जो आश्रम है वानप्रस्थ है, उसमें वनगमन होता था। यानी कि राजा जो है वो अपने पुत्र का राज्याभिषेक करके वन की ओर प्रस्थान किया करते थे। क्योंकि अब मेरा राज्याभिषेक रुक गया है तो अब महाराज जो है वो वन की ओर नहीं जाएंगे, तो उनका वन में जाना रुक गया है। तो ये उन्होंने पहला गुण बताया। अब श्री राम गुण बता रहे हैं कि उनके राज्याभिषेक के रोकने के क्या क्या गुण हैं। फिर कहते हैं कि मम पितृपर्वता, यानी कि मैं पिता के साये में वैसे के वैसे ही रहूंगा। और इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है कि मेरे सर पर पिता का साया बना रहेगा, वो मुझे छोड़कर वन नहीं जाएंगे। और पिता के साये में तो हर कोई जो है वो बचपन में ही रहता है, चाहे वो कितना ही बड़ा हो जाए, तो मेरा बचपना भी यूं का यूं बना रहेगा। फिर कहते हैं कि नव नृपति विमर्शे, अब नए राजा के विषय में भी प्रजा की कोई शंका नहीं होगी। अब नए राजा के विषय में शंका मतलब दशरथ से तो सभी परिचित हैं कि वो कैसे राजा हैं, लेकिन अब जो भी नया राजा बनेगा वो कैसा राजा होगा, कैसे वो राजकाज चलाएगा, तो ऐसी कोई भी शंका प्रजा की नहीं होगी। तो ये तीसरा गुण हो गया, गुण बता रहे हैं श्री राम। और चौथा एक और गुण बताते हैं कि मेरे भाई भी आनंद भोगों से वंचित नहीं होंगे, सुविधाओं से वंचित नहीं होंगे। अब देखिए वो तो राजकुमारी है, वो सुविधाओं से भला क्यों वंचित होने लगी? लेकिन एक राजकुमार की सुविधाओं में और राजा की सुविधाओं में फर्क होता है, उनके मान सम्मान में फर्क होता है। तो जैसा श्री राम को मान सम्मान मिलता है वैसा ही लक्ष्मण आदि को भी सुविधाएं, सुख सुविधाएं, मान सम्मान आदि मिलता था। लेकिन राजा बनने के बाद मैं उनसे थोड़ा अलग हो जाऊंगा, तो वो भी स्थिति नहीं होगी, मेरे भाई भी मेरे बराबर ही रहेंगे। तो ऐसे इस प्रकार श्री राम जो है वो कई गुण गुण जो है वो बता देते हैं। अब कांचुकीय फिर से आगे अगली बात कहते हैं, अथच और भी तया अनाहुतोपसृतया भरतोभिषिच्यताम राज्य इत्युक्तम मत्राप्य लोभः। अथच और भी तया उसने अनाहुतोपसृतया यानी कि बिना बुलाए ही पास आकर। अब देखिए यहाँ पर भी केकई की ही बात कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है चलिए आपकी ये बात तो मैंने मान ली, लेकिन यहाँ पर उसने ये जो कहा कि अनाहुत बिना बुलाए ही उपसृतया पास आकर कहा कि भरतः अभिषिच्यताम राज्ये, ये ए है यहाँ पर संधि होने के कारण ए जो है उसका लोप हो गया था। तो भरतः अभिषिच्यताम राज्ये इति उत्तम। और जो उन्होंने ये कहा कि भरत का राज्य अभिषेक किया जाए इति उत्तम, ऐसा कहा। अत्र अपि अलोभः, क्या यहाँ पर भी उनका अलोभ है? देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा शीघ्रता करते हुए हर संधि को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहे, लेकिन व्याख्या करते समय आप बता सकते हैं, या एक पहरा करने के बाद भी आप संधि विच्छेद बाद में बता सकते हैं। अब इस पर श्री राम क्या कहते हैं, उनकी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। कहते हैं आर्य, हे आर्य, भवान खल्वस्मत् पक्षपातादेव नार्थम अवेक्षते। भवान आप खलु अस्मत् पक्षपातादेव, हमारे पक्षपात के कारण यानी कि आप हम पर विशेष स्नेह रखते हैं, इस कारण से न अर्थम अवेक्ष पा रही है। क्योंकि या किस कारण, वो कारण बताते हुए कहते हैं, शुल्के विपणितम राज्यम पुत्रार्थे यदि याच्यते तस्या लोभोत्र नास्माकं भ्रातृराज्यापहारिणाम्। यहाँ क्या कहते हैं कि शुल्क विपणन में उंगली सूची है वो तो पहले ही उन्हें
रूप में जो उन्हीं तो वो अपने राज्य अपने वो करार मैं ले रहा था, ये तो मैं गलत कर कांचुकी ये कहते हैं ततः कांचुकी कहते तब अनीन हस्तेनैव विसर्जितः विपतिर्गतः शोकाद अवचनाद शोक के कारण और बोल या फिर क्या होता है, वो पूछते हैं, वो कुछ कहने कांचुकी है, लेकिन राम उन्हें रोक तो शोकात ना होने के कारण राजा इतने शोकग्रस्त थे, राजा इतने दुखी थे कि वो बोलने में भी समर्थ नहीं थे, वे बोल भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने अहम यानी कि मुझे हस्ते मतलब कहना होता है वो हाथ के इशारे से, तो यहाँ पर आज नहीं आवाज सामने उन्होंने क्या देखा, जो शुद्ध न होने वाले हैं, जो कभी शुद्ध न होने वाले हैं, और जो धैर्य के सागर के समान है, मतलब इतने धैर्यवान है मानो सागर, ऐसे लक्ष्मण लक्ष्मण को केन क्षोभित किसने क्रोधित कर दिया। अरे ये लक्ष्मण तो कभी क्रोधित न होने वाले हैं, धैर्य के सागर हैं, ऐसे लक्ष्मण को भला किसने क्रोधित कर दिया। ये न रुष्टि न जिनके रूठने से, जिनके रुष्ट होने से, जिनके क्रोधित होने से अग्रतः मैं अपने सामने शता किरणम एव पश्यामि सैकड़ों लोगों से व्याप्त देख रहा हूं अपने सामने, ऐसा लग रहा है मानो सैकड़ों लोग खड़े हैं। देखिए यहाँ पर जो कहने का अभिप्राय है मित्रों, वो यह है कि देखिए सामने खड़े तो एकमात्र लक्ष्मण ही है, तो यहाँ श्री राम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सैकड़ों लोगों से व्याप्त देख रहा हूं उन्हें, ऐसा लग रहा है मानो सैकड़ों लोग गुस्से में क्रोधित होकर उनके सामने मतलब खड़े हैं, इतना इतना लक्ष्मण क्रोधित है। तो यहाँ पर लक्ष्मण के क्रोध का अतिरेक दर्शाया गया है। और ततः प्रविशति तब प्रवेश होता है, धनुर्बाण पाणिर लक्ष्मण। अब देखिए तब प्रवेश करते हैं धनुष और बाण हाथ में लिए लक्ष्मण, धनु बाणश्च पाणौ यस्य सह लक्ष्मण, धनुष और बाण हाथ में है जिनके वे लक्ष्मण प्रवेश करते हैं।
और लक्ष्मण जो है वो बहुत गुस्से में है। वो क्या कहते हैं, सक्रोधम, क्रोध में आकर, कथम कथम मोहम उपगता इति, कैसे कैसे मूर्छित हो गए, यदि न सहसे राज्ञो मोहम धनु स्पृश मादयाम स्वजन निभृतः सर्वोप्येवं मृदुः परिभूयते अथ न रुचितं मुञ्चत्वं माम हम कृत निश्चयो युवती रहितं लोकं कर्तुं यतश्चलिता वयम्। यदि यदि राज्ञः मोहम न सहसे, यदि आप राजा की मूर्छावस्था को नहीं सहन कर सकते। अब देखिए वो श्री राम से कह रही हैं, श्री राम उनके बड़े भाई हैं और वो बहुत दुखी है। वो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि यदि राजा की मूर्छा अवस्था आप सहन नहीं कर सकते तो धनुष स्पृश, यहाँ स्पृश है, क्षमा, धनुष स्पृश, तो धनुष का स्पर्श करो, यानी कि धनुष को धारण करो, माँ दयाम, दया को नहीं। यदि आप राजा की मूर्छा अवस्था को सहन नहीं कर सकते तो धनुष को धारण कीजिए, दया को नहीं। स्वजन निभृतः मृदुः सर्वः अपि परिभूयते, स्वजन निभृतः यानी कि अपनों के द्वारा या अपनों के प्रति विनम्र व्यक्ति, जो सभी ऐसे कोमल स्वभाव वाले व्यक्ति हैं, वे सभी इसी प्रकार परिभूयते यानी के अपमानित होते हैं। अथना रुचितम, और यदि आपको रुचिकर नहीं लगता, यानी कि यदि आपसे नहीं हो पाता, शायद ऐसा लक्ष्मण कहना चाहते हैं, तम माम मुंच, तो आप मुझे छोड़ दीजिए, लोकम युवती रहितम कर्तुम कृत निश्चय, क्योंकि मैंने इस संसार को युवतियों से रहित करने का निश्चय कर लिया है। अहम यानी कि मैंने कर लिया है, यतः वयम छलिता, क्योंकि हमें छला गया है। देखिए अब यहाँ पर कुछ बातें विशेष है, क्योंकि श्लोकों में हमें थोड़ा सा भावार्थ बच्चों को समझाने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर लक्ष्मण जो है वो कहते हैं, कहीं ना कहीं कहना चाहते हैं कि ये दया के लिए समय नहीं है, दया दिखाने के लिए समय बिल्कुल नहीं है, ये धनुष धारण का समय है, महाराज पर विपत्ति आई है तो धनुष धारण करो। अब यहाँ दया आप क्यों दिखा रहे हो, ऐसा लक्ष्मण प्रश्न करना चाहते हैं शायद श्री राम से। और फिर साथ में कहते हैं कि अपनों के प्रति विनम्र सभी व्यक्ति, जो कोमल स्वभाव वाले सभी व्यक्ति हैं, वो इसी प्रकार अपमान को प्राप्त होते हैं, हमेशा अपमानित होते हैं। तो यानी कि कुछ गलत हो तो उसका विरोध करना चाहिए, ये हमें लक्ष्मण का पात्र सिखाता है। और फिर साथ में एक और बात कहते हैं, अथ न रुचितम, अथ न रुचितम, यदि तुम्हें अच्छा नहीं लगता, यानी कि अगर तुम्हें स्वीकार्य नहीं है, यदि तुम्हें स्वीकार्य नहीं है तो तुम माम मुंच, तो तुम मुझे छोड़ दो, अहम कृत निश्चय, अहम कृत निश्चय अर्थात मैंने तो निश्चय कर ही लिया है। अब किस चीज का निश्चय कर लिया है, लोकम युवती रहितम कर्तुम, यानी कि मैंने इस संसार को, अब देखिए यहाँ पर वो क्या कहना चाहता है, लक्ष्मण कहना चाहता है कि हमें एक महिला ने छला है। और महिला, देखिए अब लक्ष्मण इतना गुस्से में है कि वो अभी ये नहीं कह रहे हैं कि माता से कोई त्रुटि हुई, वो कह रहे हैं कि एक महिला ने हमें छला है, तो मैंने इस पूरे संसार को युवती रहित करने का निर्णय कर लिया है। यदि आपसे नहीं हो पाता है, आप बहुत आदर्श हैं, आप बड़ों से कुछ कह नहीं सकते, आप मुझे छोड़ दीजिए। अब यहाँ छोड़ दीजिए मतलब मुझे आप मुक्त कर दीजिए अपने आदेशों के बंधन से, या मुझे आप मत रोकिए, यह लक्ष्मण कहना चाहते हैं। अब इस विषय में सीता थोड़ा सा बोलती हैं और वो क्या कहती हैं, आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र, रोदितव्ये काले, रोने के समय पर सौमित्रिणा धनुर्ग्रहितम, सौमित्री, अब यहाँ पर सौमित्री यानी कि सुमित्रा के पुत्र, और वैसे तो सुमित्रा के दो पुत्र हैं, लेकिन यहाँ अभिप्राय है लक्ष्मण से, तो लक्ष्मण ने धनुर्ग्रहितम, धनुष धारण कर लिया है। अपूर्व, अद्भुत है या विचित्र है, अपूर्व मतलब जो पहले नहीं ऐसा देखा गया, तो यानी कि विचित्र है। खलु अस्य आयासः, इसका यह प्रयास, इसका यह प्रयास, अब यह प्रयास यानी कि इसका ये जो क्रोध है, यहाँ प्रयास अर्थात क्रोध, इसका आयास यानी कि क्रोध, तो इसका ये जो क्रोध है बड़ा ही विचित्र है। आर्यपुत्र, देखिए ये एक संबोधन है जो प्रायशः प्राचीन काल में जो महिलाएं हैं, क्योंकि वो अपने पति का नाम नहीं लेती थी, तो वो उनके लिए आर्यपुत्र, आर्य, इस प्रकार के संबोधनों का प्रयोग करती थी। तो सीता जी यहाँ पर श्री राम से कहती हैं कि हे आर्यपुत्र, रोने के समय पर लक्ष्मण जी ने तो धनुष धारण कर लिया है, ये तो बड़ी ही विचित्र बात है, इनका ये जो क्रोध है वो बड़ा ही विचित्र है। अब श्री राम कहते हैं, सुमित्रा मातः, हे सुमित्रा नंदन, सुमित्रा माता यस्य सह, यानी कि हे सुमित्रा नंदन, किमिदम, यह क्या है,
तो अब इस पर लक्ष्मण कहते हैं कथम कथम किमिदम नाम, कैसे कैसे यह क्या है। अब आप कहेंगे ये क्या हिंदी बनी भला, तो मतलब वो कहते हैं कि कथम कथम, अरे आप ऐसा कैसे पूछ सकते हैं कि यह क्या है। अब भी आप ये पूछ रहे हैं कि यह क्या है। क्रम प्राप्ते हृदे राज्ये भुवि शोच्यासने नृपे इदानीमपि संदेहः किम क्षमा निर्मनस्विता। क्रम प्राप्ति राज्य हृदय, यानी कि वंश परंपरा से प्राप्त, क्रम से प्राप्त, जो क्रम से आपको प्राप्त होना था, वंश परंपरा से प्राप्त राज्य के हृदय हर लिए जाने पर, और शोच्यासने नृपे शोच्यासने भूवि, भूवि शोच्यासने यानी कि भूमि पर, शोच्यासने शोक के आसन में, नृपे राजा के हो जाने पर। अब राजा जो है वो भूमि पर शोक के आसन में है। अब ये शोक का आसन अर्थात देखिए अत्यंत जब मनुष्य दुखी होता है तो वो, जब दुख या दर्द, दोनों अलग अलग चीजें हैं। दुख और दर्द, देखिए दर्द तो अगर हम कहें कि शरीर पर यदि कोई चोट आई है, और जितनी चोट को हम सहन कर सकते हैं, जितना दर्द हम सहन कर सकते हैं, उतना दर्द, यदि उससे अधिक दर्द होता है तो हम बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। बिल्कुल यही स्थिति मानसिक कष्ट की भी है। तो मानसिक और शारीरिक कष्ट का जब अतिरेक हो जाता है तो मूर्छित हो जाना एक स्वाभाविक, तो उसी को यहाँ पर शोक का आसन कह दिया गया है। और राजा जो है वो इस अवस्था में है, अर्थात राजा मूर्छित है। इदानीम अपि संदेह, क्या आपको अब भी कहीं पर संदेह है, क्या कोई शंका शेष है। किम क्षमा निर्मनस्विता, क्या क्षमा मन से रहित है, अर्थात क्षमा ठीक है, क्षमाशील होना स्वभाव है आपका, लेकिन क्या हर जगह क्षमा सही है, ऐसा लक्ष्मण श्री राम से पूछना चाहते हैं। सुमित्रा माता, अब श्री राम कहते हैं सुमित्रा नंदन, अस्मद राज्य भ्रंशो भवतः उद्योगम जनयति, हमारा राज्य से हटाया जाना आपके उद्योग को उत्पन्न कर रहा है, अर्थात आपके आप में क्रोध को उत्पन्न कर रहा है, आपको प्रेरित कर रहा है, उत्तेजित कर रहा है। आह अपंडितः खलु भवान, अरे आप कितने नासमझ हैं। देखिए वैसे तो पंडित जो होता है वो विद्वान होता है, और अपंडित का मतलब हम मूर्ख मानते हैं, लेकिन अपंडित का ही देखिए यहाँ पर शब्द जो है वो भाव के अनुसार अर्थ देते हैं, तो अपंडित का अर्थ है नासमझ, अर्थात आप कितने नासमझ हैं। केवल हमें राज्य से हटा दिया गया तो आप उत्तेजित हो रहे हैं। भरतो वा भवेद राजा वयं वा ननु तत्समम्, अब भरत राजा बने, भरतः वा राजा भवेद, भरत राजा बने, वयं वा या हम राजा बने, ननु तत्समम्, वो दोनों बातें समान ही तो हैं, इसमें फर्क ही क्या है। और फिर भी यदि ते धनुष्लाघास्ति, यदि अगर ते तुम्हें धनुष्लाघास्ति, अपने धनुष अपनी धनुर्विद्या पर बड़ा अभिमान है, स राजा परिपाल्यताम, तो जाकर राजा की रक्षा करो। तो यानी कि यदि आप कुछ कर सकते हैं तो जाकर राजा की रक्षा कीजिए, यदि आपको अपनी धनुर्विद्या पर अभिमान है। अब इतना सुनते हैं और लक्ष्मण जी थोड़ा सा, क्योंकि क्रोध में तो है ही है, न शक्नोमि रोषम धारयितुम, मैं रोष को धारण करने में समर्थ नहीं हूं, यानी कि अब मुझसे अपना क्रोध, अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो गुस्से में है लक्ष्मण जी। भवतु भवतु, ठीक है, गच्छामस्तावत, तो चाहते हैं। तो अब यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं ठीक है, मतलब उसे लगता है कि मेरे कुछ कहने का फायदा ही नहीं हो रहा है, मुझे ही गलत समझ रहे हैं, तो वो वहां से कहते हैं कि हम जाते हैं, और ऐसा कहकर प्रस्थान करते हैं। अब श्री राम क्या कहते हैं, त्रैलोक्यम दग्धुकामेव ललाट पुट संस्थिता, त्रैलोक्यम दग्धुकामेव ललाट पुट संस्थिता भ्रिकुटिर लक्ष्मणस्यैषा नियतिव व्यवस्थिता। त्रैलोक्यम दग्धुकामा इव, तीनों लोगों को जलाने की इच्छा रखने वाली सी, यानी कि ऐसा लग रहा है आज तो तीनों लोगों को जलाने की इच्छा रखने वाली है। क्या, ललाट पुट संस्थिता, ललाट के यानी कि मस्तक के, पुट अगले भाग पर, संस्थिता स्थित, मस्तक के अगले भाग पर विराजमान, लक्ष्मणस्य एषा भ्रिकुटी, लक्ष्मण की यह भ्रिकुटी, नियति इव व्यवस्थिता, नियति की तरह, भाग्य की तरह, व्यवस्थिता अटल है, ऐसा लग रहा है। देखिए यहाँ पर पहले हम इस भ्रिकुटी शब्द को समझ लेते हैं। जब मनुष्य बहुत क्रोध में होता है, आप भी हम बच्चों को ऐसा कह सकते हैं, जब आप बहुत गुस्से में होते हैं तो एक बार अपनी शक्ल जाके आईने में जरूर देखना। आईने में जब आप देखेंगे तो आपके मस्तक पर 3 लकीरें यूं बनी होंगी, तो वो जो 3 लकीरें हैं, या वो जो एक हर एक पे थोड़ा अलग तरीके की लकीरें उभर कर आती है, तो वो होती है भ्रिकुटी।
तो यहाँ पर लक्ष्मण की भ्रिकुटी यानी कि उसका क्रोध कैसा प्रतीत हो रहा है, वो कहता है ऐसा लगता है मानो कि आज तीनों लोगों को भस्म करने की इच्छा है। और किसकी, जो लक्ष्मण के मस्तक के अगले भाग पर विराजमान उसकी भ्रिकुटी है वो आज भाग्य की तरह अटल दिखाई देती है, मतलब कुछ करके मानेगी। तो वो थोड़ा अब अपना देखिए, अब श्री राम भी बहुत विद्वान हैं, महानायक हैं, तो वो हर तरीके से लक्ष्मण को समझाना चाहते हैं। वो थोड़ा सा अपना तरीका बदलते हैं। वो क्या कहते हैं, सुमित्रा मातः, अरे सुमित्रा नंदन इतस्तावत, इधर तो। अब ये इधर तो मतलब इधर तो आइए। अब लक्ष्मण के बड़े भाई हैं और लक्ष्मण तो उन्हें मतलब उनके लिए पूर्णतः समर्पित हैं। तो वो कहते हैं आर्य अयम अस्मि, हे आर्य मैं यह हूं, यानी कि मैं यही हूं या मैं ये रहा, हम कहते हैं मैं यही हूं। तो श्री राम कहते हैं भवतः स्थैर्यम उत्पादयता, भवतः स्थैर्यम उत्पादयता मयैवम अभिहितम, भवतः आपके आप में स्थिरता उत्पन्न करने के लिए मैंने ऐसे कहा, यानी कि मैंने ये जो पीछे अभी जो भी कहा वो मैंने इसलिए कहा कि आप थोड़ा सा शांत हो जाएं, आप स्थिर हो जाएं। उच्यतामिदानीम, अच्छा चलो अब कहो। अब श्री राम उनसे कहते हैं अब कहो, तो वो क्या कहते हैं चलिए जान लेते हैं। ताते धनुर्न मयि सत्यमवीक्ष्यमाणे, मुञ्चानि मातरि शरं सधनं हरन्त्याम्, दोषेषु बाह्यमनुजं भरतं धनानि, किं रोषणाय रुचिरं त्रिषु पातकेषु। क्या कहते हैं कि मयि सत्यम अवीक्ष्यमाणे, मेरे सत्य मुझसे संबंधित या मुझ में सत्य को देखने वाले, यानी कि जो मुझसे संबंधित सत्य को देखने वाले ऐसे ताते पिता पर धनु न, धनुष उठाना तो उचित नहीं है। स्वधनम हरन्त्याम मातरी शरम मुंचानी, या क्या किया जाए, अपना ही धन लेने वाली जो उन्हीं का है ऐसा धन वो ले रही है, तो ऐसी माता पर शरम मुंचानी, बाण छोड़ूं। दोषेषु बाह्यम, दोषों से परे, अनुजम भरतम हनानी, दोषों से परे छोटे भाई, अनुजम यानी कि छोटे भाई, भरतम हनानी भरत को मारूं। त्रिषु पातकेषु, तीनों पाप में से, तीनों ये जो मैंने पाप गिनवाए, पिता पर बाण धनुष उठाऊं, माता पर बाण चलाऊं या छोटे भाई भरत को मारूं, इन तीनों पापों में से ये तीनों ही पाप है। ते रोषणाय, तुम्हारे क्रोध को, किम रुचिरम, क्या चाहिए, रुचिरम होता है रुचिकर लगना, यानी कि तुम्हारा क्रोध कैसे शांत होगा। अब तीनों बातों को हम थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए कहा है कि मुझसे संबंधित सत्य को देखने वाले, क्योंकि रघुकुल जो है वो अपना वचन निभाने के लिए प्रसिद्ध है, तो वचन तो निभाना पड़ेगा, ये बात पिताजी जानते हैं, इस सत्य को वो जानते हैं, तो मुझे तो वन जाना ही होगा। इस सत्य को देखने वाली क्या करूं, पिता पर धनुष उठाऊं, ये तो उचित नहीं है, या फिर अपना ही धन लेने वाली, अब ये बात तो पहले ही आ गई थी कि शुल्क के रूप में जो विपणित राज्य है वो उन्हीं का है और वही वो ले रही है, वो अपनी ही चीज ले रही है। अगर कोई व्यक्ति अपनी ही चीज ले रहा है तो क्या वो गलत है, तो क्या ऐसी माता पर बाण चलाऊं। फिर कहते हैं दोषेषु बाह्यम, अब दोषों से परे, देखिए जैसे बच्चे अपने ननिहाल जाते हैं, जैसे हम अपने मामा के घर जाते हैं, वैसे ही जबकि ये घटना है उस समय भरत जो है वो अपने ननिहाल गए हुए थे, उन्हें तो पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, क्या बात हुई है, तो जो सभी दोषों से परे हैं ऐसे छोटे भाई को मारूं। तो अब वो लक्ष्मण से पूछते हैं, तो लक्ष्मण बोलो तुम्हारी क्रोध को शांत करने के लिए मैं क्या करूं, ऐसा श्री राम पूछते हैं। लक्ष्मण, अब लक्ष्मण सवाष्पम, अब देखिए लक्ष्मण जो है वो बड़े ही व्यथित हो गए हैं। और जैसे जब आपने पानी को उबलते देखा होगा, जब पानी में बहुत उबाल आता है तो ऊपर भाप जो है वो पानी बनकर टपकने लगती है, तो ऐसे ही जब दुख का अतिरेक होता है, गुस्सा बहुत बढ़ जाता है, क्रोध बहुत बढ़ जाता है, तो क्रोध की परिणति आंसुओं के रूप में होती है। तो अब लक्ष्मण जो है वो क्योंकि राम उन्हें कहीं ना कहीं गलत समझ रहे हैं, वास्तव में समझ नहीं रहे हैं, वो उन्हें उसके उनके क्रोध को शांत करने के लिए उन्होंने एक नया तरीका अपनाया है। तो वो दुखी होकर आंखों में आंसू लेकर, हा ठीक, हाय धिक्कार है, अस्मान अविज्ञायोपालभसे, अस्मान अविज्ञाय उपालभसे, हमें बिना जाने ही उलाहना दे रहे हैं, यानी कि आपने हमें जाना ही नहीं, आप हमें बिना जाने ही उलाहना दे रहे हैं।
यत्कृते महती क्लेशे राज्ये में न मनोरथः वर्षाणि किल वस्तव्यम चतुर्दश वने त्वया। जिसके लिए इतना सारा क्लेश है, ऐसे राज्य में मेरा कोई मनोरथ नहीं है, लेकिन तुम्हें 14 वर्षों तक वनवास में रहना होगा, ये उनके दुख का कारण है, ऐसा लक्ष्मण स्पष्ट कर देते हैं। अब श्री राम कहते हैं अत्र, यानी कि इसी विषय पर तो मोहमुपगतस्तत्र भवान, मूर्छित हो गए सम्माननीय, यानी कि अरे इसी विषय पर तो महाराज मूर्छित हो गए। मैं जानता हूं कि वो मेरा वन जाना बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो तभी तो मूर्छित हो गए। हंत हाय निवेदितम अप्रभुत्वम, उन्होंने निवेदित कर दिया है, उन्होंने बता दिया है अपना अप्रभुत्व, यानी कि उन्होंने अपनी असमर्थता जता दी है, यहाँ उनका अधिकार नहीं है, वो कुछ करने में समर्थ नहीं है। मैथिली, अब वो कहते हैं हे मैथिली, हे सीता, मंगलार्थेन दत्तान वल्कलास्तावदानय करोम्यन्य नृपैर्धर्मम नैवाप्तम नोपपादितम। तावत तो मंगल कार्य के लिए इसके द्वारा दिए गए वल्कल वस्त्रों को ले आओ। हे सीते, तुम मंगल कार्य के लिए, जो अवदातिका नाम की दासी है, उसने किसी अन्य मंगल कार्य के लिए वस्त्र दिए थे कुछ, उन मंगल वस्त्रों को, यानी कि उन भगवा वस्त्रों को या वनवासी वस्त्रों को ले आओ, इसके द्वारा दिए गए वल्कल वस्त्रों को ले आओ। और देखिए वल्कल वस्त्र वैसे जो होते हैं वो वृक्ष की छाल से बने हुए वस्त्र होते हैं, वल्कल वस्त्र उन्हीं को कहते हैं, तो उन वस्त्रों को ले आओ। अन्य नृपैः, दूसरे राजाओं के द्वारा, न एव आप्तम, न तो प्राप्त किए गए, और न उपपादितम, उपपादितम है यहाँ, न ही मतलब जिन्होंने, ऐसा अवसर मुझे प्राप्त हुआ है जो ना तो आज तक किसी को प्राप्त हुआ है, ना ही किसी ने किया है, ऐसे धर्म को मैं करूंगा। तो सीता जी कहती हैं गृहणात्व आर्यपुत्र, सीता जी कहती हैं आर्यपुत्र यह लीजिए। राम, हे सीते किम व्यवसितम, क्या विचार है? सीता जी कहती है ननु सहधर्मचारिणी खलवह, निश्चित रूप से मैं तो आपकी सहधर्मचारिणी हूँ, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ। फिर राम कहते हैं मया मयि काकिना किल गंतव्यम, मुझे तो अकेले ही जाना होगा। तो सीता जी कहती है दोनों खलवनु गच्छामि, इसीलिए तो मैं आपके पीछे आऊंगी। वने खलु वस्तव्यम, वन में मुझे रहना होगा। तत्खलु में प्रासाद, वह तो मेरे लिए राजमहल की तरह होगा। श्वश्रु श्वशुर शुश्रूषा पीचते निर्वर्तयितव्या, सास और ससुर की सेवा भी तो आपको करनी है। एनाम उद्दिश्य देवता नाम प्रणामः क्रियते, इसके निमित्त तो मैं देवताओं को प्रणाम करती हूँ कि वे मेरी असमर्थता को देखें। लक्ष्मण वार्यतामियम, हे लक्ष्मण इन्हें रोकिए। तो लक्ष्मण कहते हैं हे आर्य, नोत्सहे श्लाघनीय काले वारयितुम अत्र भवति, मैं इस प्रशंसनीय काम में सम्माननीय सीता जी को रोकने का प्रयास नहीं कर सकता। और इस प्रकार हमारा यहाँ पर पाठ समाप्त होता है। और इस पाठ के माध्यम से हमें क्या सीखने को मिलता है? लक्ष्मण एक ऐसा पात्र जो हमें बताता है कि यदि कुछ गलत हो तो विरोध करना चाहिए। श्री राम का पात्र जो हमें बताता है कि माता पिता की आज्ञा सर्वोपरि है। अगर उन्होंने कुछ निर्णय लिया है तो हो सकता है एक समय आपको लगे कि यहाँ कुछ गलत है, लेकिन वहां कुछ भी गलत नहीं होगा, आपका अच्छा ही होगा, ये हमें बताता है। सीता जी का एक पात्र जो अपने धर्म पर अडिग है, और साथ में देखिए यहाँ पर सीता और राम के संवादों के माध्यम से आप पति पत्नी का एक सुंदर स्वरूप आप देख सकते हैं कि किस प्रकार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे की बात, यहाँ पर देखिए राम कहीं भी आज्ञा नहीं देते हैं, वो उनसे पूछते हैं। तो कैसे एक पति पत्नी का बराबर का अधिकार है वो भी हमें यहाँ पर सूचित होता है। और इस प्रकार की अनेक चीजें इस पाठ के माध्यम से हम सीखते हैं। और देखिए क्योंकि यहाँ पर समय की थोड़ी सी विवशता है, कालांश जो है मेरा वो समाप्त हो चुका है, समय की विवशता है, तो ज्यादा न कहते हुए इस प्रकार हम पाठ करवाने के बाद जिस प्रकार हमारे बच्चों से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम जरूर पूछें। और आप यकीन मानिए यदि हमारे बच्चों को संस्कृत में प्रश्नों को सुनने का अभ्यास होगा तो वो परीक्षा में प्रश्नों को गलत बिल्कुल नहीं करेंगे। उन्हें संस्कृत में सुनने का, समझने का अभ्यास हमें इन्हीं जो हमारे पठित है उसके माध्यम से करवाएंगे तो अपठित में भी उन्हें कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो यहीं पर मैं अपना विषय समाप्त करती हूँ। और यदि आप लोगों के प्रश्न हैं, चैट बॉक्स में आपने संभावित कुछ पूछा ही होगा, तो उसके लिए हम चलते हैं डॉक्टर आभा जी के पास। कि आभा जी, मैं जानना चाहूंगी कि क्या हमारे शिक्षक साथियों का कोई प्रश्न है? नहीं कविता जी, मुझे लगता है मेरी ही भांति ये पूरी कक्षा अभिभूत है, बिल्कुल नाट्य रस में निमज्जित हो गई है और उनको प्रश्न पूछने का होश ही नहीं।
हाँ जी जी, धन्यवाद। बेहतरीन कक्षा, बेहतरीन कक्षा, और बेहतरीन, इतने संक्षेप में आपने सभी भावों को समेटा। इसके लिए आप साधुवाद की पात्र हैं। और इससे भी बढ़ के अगर मैं कहूँ कि हमारे जो सभी प्रतिभागी हैं जिन्होंने संवादों का वाचन किया, उन्होंने इतना सजीव वाचन किया कि वो भी बहुत ही आनंददायक था। और मैंने स्वयं ही लिखा था इस चैट बॉक्स में कि अगर हमारे इस तरह के वाचन को सुनेंगे बच्चे तो आधा अर्थ तो उन्हें स्पष्ट हो गया, बाकी आधा रह गया जो हम आप करेंगे। तो कविता जी, आपकी यह कक्षा बेहतरीन कक्षा थी, सजीव थी, और वाकई मैं अगर स्वयं की बात करूं तो मैं अभिभूत हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। मैम, और आपका इसके बाद आशीर्वाद मैम। जी। जरूर जरूर। और हम जी। ब्रेक के लिए चलते हैं क्योंकि 20 मिनट का वक्त मैम हो एक गया है। मिनट मैम, आभा जी, बस जी 2 मिनट और। मैं रीता जी से भी जानना चाहूंगी, आज वो हमारी सहयोगी की भूमिका में थी, तो क्योंकि वो तो हमारे वो पिलर के रूप में थी कि आज कहीं भी समस्या आती तो वो हमारे साथ थी ही। तो मैं उनसे भी जानना चाहूंगी कि यदि कोई प्रश्न है या वो कुछ बताना चाहें तो उनका स्वागत है, रीता जी, जी, डॉक्टर रीता जी। कविता जी, बिल्कुल आभा जी ने अभी बिल्कुल सही कहा कि एकदम जैसे कहते हैं ना, स्तब्ध निशब्द आज हैं हम। एक शब्द भी बोलने की कहीं मतलब क्या कहें कि कुछ जरूरत नहीं महसूस हुई। क्यों? इतना धारा प्रवाह और इतनी अच्छी तरह से ये कक्षा जो संचालित कर रही थी। मैं आपसे बड़ी हूँ, मेरा पूरा आशीर्वाद है आपके लिए कि ईश्वर करे आपकी जो वाणी पर सरस्वती विराजमान है उसकी कृपा सदैव बनी रहे। और सबसे अच्छी बात, जो हमारे आज प्रतिभागी हैं, जो उनका एक यहाँ पर सहयोग रहा। देखिए, कोई भी कक्षा सजीव तभी होती है जब उसमें श्रोता और जो वक्ता हैं उनका समान रूप से सहयोग रहे। तो हमारे जिन सहयोगियों ने आज यहाँ कक्षा को सजीव बनाया, वे भी आज धन्यवाद के पात्र हैं। तो हम सब मिलकर एक ऐसे संस्कृत समाज का निर्माण करें जहाँ जो है वो न केवल विद्यार्थियों को कक्षा में, अपितु समाज के हर व्यक्ति को हम कुछ सहयोग कर पाए उसके जीवन में। तो यही आशा के साथ आज का जो कक्षा है उसके लिए बहुत बहुत बधाई है कविता जी, अजय जी, और जितने हमारे सहयोगी, आभा मैम, एक बहुत सशक्त हमारी टीम है जो साथ चल रही है। और इस टीम में इस जो सेमिनार में भाग लेने वाले हैं सभी सहयोगी हमारे साथ हैं, तो सभी बधाई के पात्र हैं। और कल मैं आपसे मुलाकात करूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको जी। जी, धन्यवाद मैम। और आभा मैम, अभी हमारा मुझे लगता है ब्रेक का टाइम हो गया है, तो हम ब्रेक ले लेते हैं अभी। मुझे लगता है शायद 20 मिनट का ब्रेक हमारा रहेगा और उसके बाद हम फिर से मिलते हैं। और अगली कक्षा के लिए आप तैयार रहिए और फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। आप कक्षा को जो है वो लीव कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इतने धैर्य से मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद। प्रगति मैम यदि हैं वो कोई मैसेज देना यदि चाहें, प्रगति मैम। मैम शायद व्यस्त हैं किसी कार्य में। ठीक नहीं है नहीं नहीं जी नहीं, मैं सभी। यही हूँ। अच्छा जी जी मैम। तो कविता मैम, आपका अभी अभी फिनिश हुआ है शायद ना? जी जी बिल्कुल मैम, अभी हुआ है। फिर इस अजय सर का है? जी मैम। तो ठीक है, हम 12 बजे अजय सर के साथ फिर शुरू कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैम। ओके मैम, ओके। धन्यवाद मैम। जी धन्यवाद प्रगति मैम, अवसर धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद।
हरि ओम। हरिओम, नमो नमः अजय महोदय। जी स्वागतम भवताम अस्याम क्षमता संवर्धन कार्यशालायाम। जी धन्यवाद महोदय। प्रिय मित्राणि, अस्माकं मध्ये डॉक्टर अजय कुमार महोदयाः सन्ति। एषः कालांशः सैव संपादयिष्यति डॉक्टर अजय कुमार महोदय। जी धन्यवाद महोदय। अस्मिन् संस्कृत प्रवक्त्री क्षमता संवर्धन कार्यशालायाः चतुर्थे दिवसे तृतीये सत्रे भवतां सर्वेषां भवतीनां च विदुषीणां शेमुषी सम्पन्नानां भास्वती समुपासकानाम् अहं हार्दं स्वागतं व्याहरामि। अहमस्मि अजय कुमारः, ML राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल विद्यालय नरेलायां संस्कृत प्रवक्तृत्वेन कार्यरतः अस्मि। इत्ययं मम परिचयः। संस्कृतस्य किञ्चन सेवकोऽहम्। मित्राणि, आशासे भवन्तः सर्वे अस्मिन् कार्यक्रमे आनन्दम् अनुभवन्ति, नूतनं ज्ञानस्य परिष्करणं, तत्र क्षमता संवर्धनं च कुर्वन्तः सन्ति। और अस्मिन् एव क्रमे अद्य वयं एकं महत्वपूर्णम् अंशं, यदस्माकं प्रश्नपत्रस्य एकम् अत्यधिकं महत्वपूर्ण अंशः अस्ति, कथायां रिक्तस्थानपूर्तिः अथवा वार्तालापे एकपक्षपूर्णम्। एतस्य उपरि विचारं कुर्मः। मेरी ध्वनि स्पष्ट है? हाँ जी, बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। जी धन्यवाद महोदय। मित्रों, जब हम हमारे प्रश्न पत्र में देखिए कथा में रिक्त स्थान पूर्ति का जब प्रश्न आता है, तो वहां हम बहुत सी बातें हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। हर प्रश्न पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं जो हमारे पाठ्यक्रम का विषय है, तो उसमें कुछ ध्यान देने योग्य बिंदु जो हों, जिनकी सहायता से हम अपनी कक्षा में कथा में रिक्त स्थान पूर्ति और वार्तालाप में एक पक्ष की पूर्ति करने का अभ्यास अपने विद्यार्थियों को करा सकते हैं। तो मैं समझता हूं आप सभी अपने अपने स्तर पर इस कार्य को भली भांति कराते रहे। तथापि कुछ यहाँ पर एक विचार विनिमय की दृष्टि से हम इन पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हम जब भी हम अपने विद्यार्थियों को कथा का अभ्यास कराएं और उन्हें ये सिखाएं, तो हम ये अवश्य बताएं उन्हें कि जो कथा आपको दी जाती है, तो प्रदत्ताम कथाम न्यूनातिन्यूनम वारद्वयम अवश्यम पठन, तो वो 2 बार उस कथा को अवश्य पढ़ें। ऐसा करने से वो उस कथा के विषय से अवगत हो जाएंगे और थोड़ा सा अर्थ को समझकर पढ़ने का प्रयास करें। उसके पश्चात मंजूषा जो दी गई है हमें, क्योंकि कथा में रिक्त स्थान पूर्ति मंजूषा में दिए गए शब्दों के आधार पर की जानी है, तो मंजूषा प्रदत्त पदानाम अर्थम अवगंतुम प्रयासम कुर्वन्तु। जो मंजूषा में पद दिए गए हैं उनके अर्थ को भी समझने का वो प्रयास करें। और इतना समझने के पश्चात अब उन्हें कथा के बारे में कुछ सामान्य ज्ञान लग चुका होगा। यदि आप कक्षा में उन्हें अभ्यास करा रहे हैं, तो आप उनसे सामान्य रूप से भी आप पूछ सकते हैं कि बेटा बच्चों, आपको अब क्या लग रहा है कि क्या कथा है? चलिए अच्छा मुझे बताइए। तो हो सकता है कोई विद्यार्थी आरंभ करे, 1 वाक्य 2 वाक्य, मतलब क्या क्या आपको इसमें देखने को मिला है, क्या विषय आपको इसका लग रहा है, इस बात पर हम आरंभ कर सकते हैं। और विद्यार्थी जब परीक्षा में देख रहा है तो वह स्वयं भी एक बार ये समझे कि अच्छा इस कथा में ये बातें हैं, इस विषय में ये कथा आगे बढ़ रही है। तो इतना समझ आने के पश्चात ही अर्थानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। जब उसका अर्थ अब समझ आ गया है, तो उसके अर्थ से मिलान करते हुए, अर्थ से मैच करते हुए, मिलाते हुए मंजूषा से जो शब्दों को उठाएं और रिक्त स्थान भरें। इस बात का ध्यान रखेंगे। और जब रिक्त स्थान भरते हैं, तो रिक्त स्थान पूरणे विशेषण विशेष्ययोः
देखिए बहुत सा अब हम आगे अभ्यास भी करेंगे कथा में रिक्त स्थान पूर्ति का, तब आप वहां पर इस बात को देख लेंगे। तो विशेषण विशेष्य का ज्ञान आपके विद्यार्थियों को अवश्य होगा। तो उन्हें ये बताएं कि बहुत सी बार विशेषण विशेष्य की सहायता से और कर्ता और क्रिया की अन्विति की सहायता से आप रिक्त स्थान भर पाएंगे। तो इन दोनों का विशेष ध्यान वहां पर किया जाए। और यदि हम वार्तालाप की बात करें तो वार्तालापे एक पक्ष पूर्णार्थम वार्तालापस्य विषयम भावम च अवगच्छन्तु। अब क्योंकि यहाँ पर एक पक्ष पूरा करना है, जैसे वार्तालाप है तो कोई दो व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति के जो संवाद हैं वो तो लिखे गए हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति के संवाद वो वहां लिखे नहीं गए हैं, तो वो वहां विद्यार्थी को लिखने होंगे और इसके लिए कोई मंजूषा नहीं दी जाएगी। अब देखिए मित्रों, जब कोई मंजूषा दी गई है तो फिर निश्चित है कि आप उससे बाहर, वहां पर कथा में रिक्त स्थान पूर्ति तो मंजूषा की सहायता से थी, तो आप फिर उससे बाहर नहीं जा सकते हैं। लेकिन वार्तालाप में चूंकि मंजूषा नहीं है तो फिर अब विद्यार्थी स्वतंत्र है, तो उत्तर बहुत सारे हो सकते हैं। जो प्रश्न पूछा जाएगा, जो वहां पर बातचीत चल रही होगी, तो उसे आगे बढ़ाते हुए विद्यार्थी अपने अनुरूप उत्तर दे सकता है। तो हमें बस वहां ये देखना होगा कि वो कर्ता, क्रिया और विषय की दृष्टि से वो सही हो। और कई बार फिर एक और बात है यहाँ पर कि वार्तालापः कथा च दोनों ही आरंभतः अंतम यावत् सहसंबद्धम भवति। मान लीजिए आरंभिक पंक्ति में हमें कोई बात समझ नहीं आ रही है, तो हम जैसे वार्तालाप को भी एक बार पूरे वार्तालाप को अच्छे से जब पढ़ लेंगे हम, तो हमें अनुमान लग जाएगा कि अच्छा ऊपर जो पूछा जा रहा था और अगली पंक्ति में कई बार उसके उत्तर को ही आगे की ओर बढ़ाया जाता है। ये भी हम आज अभ्यास करेंगे यहाँ वार्तालाप का। तो इस तरह से हमने जो बात यहाँ मुख्य रूप से देखी कि वार्तालाप में एक पक्ष भरना हो या फिर कथा में रिक्त स्थान पूर्ति करनी हो, हमें दोनों ही स्थितियों में दोनों को अच्छे से 1 से 2 बार बढ़िया से पढ़ना है उन्हें, और जहां मंजूषा दी गई है तो उस मंजूषा को भी समझना है और उसके पश्चात रिक्त स्थान पूर्ण करने का प्रयास करना है। तो चलिए अब इस दिशा में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और आपके सम्मुख देखिए यहाँ है एक कथा। तो मंजूषा प्रदत्त पद सहायतया अधोलिखिताम कथाम पूरयत। मंजूषा में दिए गए पदों की सहायता से अधोलिखिताम कथाम पूरयत। अब ये कथा आप सबके सम्मुख है और इस कथा के साथ साथ देखिए यहाँ ये कथा है और इस कथा के लिए ये मंजूषा यहाँ पर दी गई है। तो अब हम इस कथा में रिक्त स्थान पूर्ति का अभ्यास हम सबको करना है। हम स्वयं को अब विद्यार्थी मानते हुए हम इस कथा को एक बार पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। और ये मित्रों, ये कथा वो है जो इस वर्ष के 12वीं कोर के आदर्श प्रश्न पत्र में आई हुई है। तो पहले हम उसी कथा को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि हम अपने विद्यार्थियों तक भी इस कथा को अवश्य ही पहुंचाना है। तो आप सब भी इसे, मैं भी इसे पढ़ रहा हूं, आप सब भी इसे मेरे साथ साथ पढ़ें, क्योंकि फिर उसके पश्चात आप सबको यहाँ पर उत्तर देने का प्रयास करना है। भारतीय योगी सर्वत्र, यहाँ रिक्त स्थान है, विश्वे सर्वदिक्षु स्वस्य योग बलात् अध्यात्म ज्ञानम प्रसारितवान् स्वामी विवेकानंद। विदेशेषु तेन प्राप्ताः रिक्तस्थानम असंख्यकाः। स्वामी महानौकया चीन देशं प्राप्नोत्, तत्र रिक्तस्थानं चीनेतर जनानां प्रवेशः निषिद्धः इति सः जानाति स्म। तथापि इतर मतेषु विद्यमानाः उत्कृष्टाः अंशाः रिक्तस्थानम् इति धिया सः बलात् मंदिरमेकं प्रविष्टवान्। सपदि द्वित्राः रक्षकाः रिक्तस्थानम् उपरुध्य स्थिताः। स्वामिनः रिक्तस्थानं कश्चन द्विभाषाज्ञः अनुवादकः आसीत्। यदा सः अपि रिक्तस्थानम् उद्युक्तः तदा
स्वामी तं गृहीत्वा महोदय योगी इति पदं रिक्तस्थानं कथमभिधीयते इति अपृच्छत्। रिक्तस्थानं तत्पदं त्वरया उच्चार्य अपगतः। क्षणान्तरे स्वामी रक्षकान् उद्दिश्य अहं भारतदेशात् आगतः योगी अस्मि इति उच्चैः अवदत्। आश्चर्यं नाम रिक्तस्थानं चीनरक्षकाः स्वामिनं नमस्कृतवन्तः सत्कृतवन्तः च। तो ये कथा हमने यहाँ पर एक बार इसे पढ़ा है और इसके पश्चात ये मंजूषा दी गई है। मित्रों, आपने जो यह कथा सुनी है, तो जैसा मैंने आपको कहा था कि कथा पढ़ने के पश्चात आप विद्यार्थियों से भी अवश्य आप ये जानें कि इस कथा में किसके विषय में बताया गया और उसके विषय में कौन सी कोई घटना है, कुछ वहां से आप सामान्य रूप से जो एक समझ बनी है उसके विषय में अवश्य प्रश्न करें। तो मित्रों, मेरा पहले आपसे ही प्रश्न है कि इसमें इसका विषय क्या है। आप में से ही कोई बताएं इस विषय में कि किस विषय में यह कथा है, क्या आपको लग रहा है, क्या इसके बारे में एक समझ बन रही है, कृपया अवश्य बताएं। आपके उत्तर का मुझे इंतजार है, प्रतीक्षा है। और मैं देख रहा हूँ कुछ हमारे अध्यापक साथी जो हैं बड़े अच्छे से इस पूरे कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, चाहे वह नवाब अली जी हों, वेदांशु जी हों, नीतीश जी हों और मधु चौहान जी हों, संदीप जी हों, श्री कृष्ण जी हों और सर अजय सर जी जी सर बहुत ही बढ़िया चल रहा है। मैं आपको बता रही हूँ कि बड़ा ही जी शानदार चल रहा है ये हमारा। बट मुझे एक बात बड़ी ही कष्टदायक लग रही है। जी हम सब आप और हम सब मिलकर के इतना अच्छा इन्हें सभी पार्टिसिपेंट्स को हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ऑफलाइन, मतलब इस समय जो ऑनलाइन मोड से हम चीजें चला रहे हैं इसी मुश्किल समय में, और जी इतनी कम संख्या, मुझे बिल्कुल भी ये विश्वास नहीं हो रहा। जो कि हमारे संस्कृत के टीचर्स आप सभी जानते हैं सर, जी पिछले काफी सालों से हम ये सेमिनार कराते चले आ रहे हैं और हमारा सही ये बात रहा है। है कि हमारे टीचर्स हमेशा फुल टाइम प्रॉपर पूरे समय फुल इंटरेक्शन के साथ हमारा सेमिनार अटेंड करते हैं। तो जी 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 यहाँ पे जो संख्या मुझे अभी दिखाई दे स्वामिनः रिक्तस्थानं कश्चन द्विभाषाज्यः अनुवादकः आसीत्। किम् आगन्तव्यमत्र, कृपया उच्यताम्। सहायार्थम जी 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 स्वामिनः, लक्ष्मी जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, सहायार्थम। जी 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 स्वामिनः साहाय्यार्थम कश्चन द्विभाषाज्ञः अनुवादकः आसीत्। यदा सः अपि रिक्तस्थानम् उद्युक्तः। अनुवादकः। जी, ये जो है थोड़ा सा उद्युक्तः का भाव समझ आ रहा है। हाँ, उद्युक्त मतलब उद्योग करने लगा, उद्योग मतलब जी जी उद्युक्तः मतलब वही उद्योग करना, अर्थात कुछ करने के लिए प्रयत्न करना, प्रयास करना, पलायन। अब जब वहां पर अब पूरी मंजूषा देख लीजिए आप, केवल चार जी हम एक और बात अपने विद्यार्थियों को बताएं, जब आपके 5 से 6 हो जाएं तब आप एक बार नजर डाल लें कि अब 4 कौन कौन से बचे हैं, क्योंकि उन्हीं में से कोई सा आने की संभावना ज्यादा है। तो यहाँ आएगा पलायन। यदा सः अपि पलायने उद्युक्तः तदा स्वामी तं गृहीत्वा महोदय योगी इति पदं रिक्तस्थानं कथमभिधीयते इति अपृच्छत्। तो 3 ही पद शेष हैं। कौन कौन से पद शेष हैं वो? एक तो प्रहरणोद्युक्ताः, और क्या पद शेष है बताएंगे आप मुझे? चीनी भाषया, और एक और पद है अनुवादकः। जी, ये 3 पद शेष हैं। अब इन तीनों में से देखिए क्या आ सकता है।
एब में से एब चीनी भाषया योगी इति पदम चीनी भाषया जी 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 बिल्कुल बहुशोभनम चीनी भाषया चीनी भाषया कथम विधीयते इति अपृच्छत। ये पूछा कि चीनी में योगी इस पद को क्या कहते हैं। तो रिक्त स्थानम तत्पदम त्वरया उच्चार्य अपगतः। अब क्या आना चाहिए, दो ही पद हैं। अनुवादक जी 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 बिल्कुल, अनुवादक पहले भी पलायन के लिए तैयार था और जब उन्होंने योगी के विषय में पूछा तो वो अनुवादकः तत्पदम त्वरया उच्चार्य और अपगतः चला गया। क्षणांतरे स्वामी रक्षकान् उद्दिश्य अहम भारत देशात् आगतः योगी अस्मि इति उच्चैः अवदत्। ऐसा जोर से उन्हें कहा तो आश्चर्यम नाम एकांत में जी, तो प्रहरणोद्युक्तः, इसका हम यदि समस्पद है यहाँ पर तो प्रहरणाय उद्युक्ताः, ये प्रहारं कर्तुं सिद्धाः आसन् ते चीन रक्षकाः स्वामिनं नमस्कृतवन्तः सत्कृतवन्तः च। तो इस प्रकार से हम अपने विद्यार्थियों का भी हम अभ्यास करा सकते हैं। जी, अब ये कथा स्पष्ट है सभी को? जी सर स्पष्ट है सर। जी 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 अग्रे अग्रे सरामः। इदानीम् एषा इतोपि एका कथा अस्ति, एषा तदपेक्षया सरला कथा अस्ति। तो शीघ्रम् इमां कथां पठामः, शीघ्रम् उत्तराणि अपि पूरयामः। तो मंजूषागत पद सहायतया इमां कथां पूरयतः एकदा रिक्तस्थानम् आहारार्थी कश्चित् ग्रामं प्रविष्टः। तत्रत्याः रिक्तस्थानं जम्बुक दर्शनेन जातरोषाः हन्तुं तं रिक्तस्थानं। सोऽपि प्राणरक्षणाय रिक्तस्थानं रजतगृहं प्रविष्टः। तत्र रिक्तस्थानं नीलीभाण्डे च पतितः। जी, कोई किसी के यहाँ पर जो माइक ऑन है, शायद लक्ष्मी जी का ऑन है, बोलने के समय ही यदि माइक ऑन करेंगे तो बेहतर रहेगा, जिससे कक्षा में व्यवधान नहीं हो, और बोलने के बाद हम माइक अपना ऑफ भी करें। जी लक्ष्मी जी, यदि मेरी बात को सुन रही हैं तो, या अन्य किसी की यदि आवाज थी तो वो ध्यान दें। तो अनंतरम रिक्तस्थानं स्वशरीरं विलोक्य मुदितमनाः शनैः रिक्तस्थानं निष्क्रान्तः। विचित्रवर्णं तम् अपूर्वं सत्वं रिक्तस्थानं कुक्कुराः अपि भयात् रिक्तस्थानं पलायिताः। तो मेरा सबसे पहला ये प्रश्न है आप सबसे ही, क्या ये अनुमान लगा इस कथा के विषय में कुछ आपको कोई बताएंगे? जी दिनेश चंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मीनाक्षी जी बोलिए। हाँ जी सर, इसमें बताया गया है कि एक बार जो है जम्बुक खाने यानी जामुन खाने के लिए कुछ कुकुर ग्राम में प्रवेश करते हैं और वहीं पर जो है सर एक बार मंजूषा को दिखा दीजिए, उसी से पता चल जाएगा। रंगा सियार है सर इसका। हाँ 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 मीनाक्षी जी थोड़ी सी अलग है, ये बचपन में कहानी जो हम सबने पढ़ी है। जी 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 ये वही कहानी है जी, रंगा सियार नाम से ये कहानी हम सब ने पढ़ी है, वही कहानी है ना? हाँ जी हाँ जी। तो अब जो मैं कह रहा था कि जब कथा को एक बार या दो बार हमारा विद्यार्थी पढ़ लेगा तो आधी बार तो ऐसा होता है कि कोई प्रचलित कहानी ही यहाँ पर पूछी जाती है, और यदि उसे उसका अनुमान लग गया तो अब रिक्त स्थान में उसका एक क्रम उसके सामने आ जाता है कि इस कहानी में पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था। तो इससे रिक्त स्थान भरना जो है वो उसके लिए आसान हो जाता है। तो इसे मैं कहता हूं कॉमन सेंस। कहानी के विषय में एक सेंस बन जाना, एक कॉमन सेंस बन जाना कि अरे ये तो वो कहानी है और अब इसमें तो ऐसा होने वाला है। तो चलिए अब आप पहुंच गए हैं कहानी तक, मंजूषा जल्दी से देख लीजिए, फिर रिक्त स्थान आपने भरने हैं। तो मंजूषा में शब्द है बहिः दूरम मन्यमानाः नीलवर्ण मनोहरम समीपस्थम स्थापिते प्रत्यधावन सायंकाले
कुक्कुराः जम्बुकः। जी, इत्येते शब्दाः मञ्जुषायां सन्निहिताः सन्ति। तर्हि एतेषां साहाय्येन वयं कथां पूर्णां कुर्मः। जी, कृपया इदानीं उच्यतां यत् अत्र किम् आगच्छेत् उत्तरे। प्रथमे रिक्तस्थाने सायंकाले किम् आगमिष्यति? जी जी जी, एकदा सायंकाले आहारार्थी कश्चित् रिक्तस्थानं ग्रामं प्रविष्टः। कः प्रविष्टः? समीपस्थं कः इति कश्चित् जम्बूकः। कश्चित् हाँ। जम्बुकः। अजय जी हाँ, जी 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 जी। हाँ जी, मैं भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, पार्टिसिपेंट बन सकता हूँ ना? अरे बिल्कुल कमाल है पांडे जी, क्यों नहीं। ये आनंद है इस विषय का। जी, तो कश्चित् जम्बुकः ग्रामं प्रविष्टः। तत्रत्याः रिक्तस्थानं जम्बुकदर्शनेन तत्रत्याः स्थापिते। जी बताइए, ध्यान से देखिए। पांडे जी से निवेदन है कि पांडे जी अंत में बोलेंगे। जी, तो क्या आएगा मित्रों यहाँ पर? जी, जहाँ थोड़ी प्रतिस्पर्धा की भावना होती है, रोक नहीं पाता हूँ। जी 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 जी। तो तत्रत्याः कुक्कुराः, वहां पर जो स्थित कुक्कुर थे, उस गांव के जो कुक्कुर थे, तो वो कुक्कुराः जम्बुक दर्शनेन जातरोषाः हन्तुं तं रिक्तस्थानं। चलिए अब बताइए मित्रों। हाँ जी, फिर देखिए वही वाक्य का अंतिम पद है, तो वो एक सेंस देखिए काम कर रही है ना कि वाक्य का अंतिम पद क्रियापद है। जी, तो प्रत्यधावन, उसके पीछे दौड़े अब वो। तो सोपी प्राणरक्षणाय रिक्तस्थानं रजकगृहं प्रविष्टः। समीपस्थं बहुशोभनं समीपस्थं रजकगृहं प्रविष्टः। रिक्तस्थानं नीलिभाण्डे च पतितः। स्थापिते। जी, अब देखिए पांचवें और छठे दोनों रिक्त स्थानों में विशेषण विशेष्य का जो सौंदर्य है अनुभव किया आपने? जी, स्थापिते नीली भांडे और समीपस्थम रजक गृहम, ये विशेषण विशेष्य का ये लगा लीजिए 10 में से 3-4 रिक्त स्थानों में तो विशेषण विशेष्य की सहायता पक्की आनी है, 1-2 में क्रिया की सहायता हो जानी है। जी, अनंतरम जब वो नीली भांडे में जो है नील से भरे हुए भांड में बर्तन में वो गिर गया, तो अनंतरम रिक्त स्थानम स्वशरीरम विलोक्य। जी, नीलवर्णम मनोहरम। जी सत्यम, नीलवर्ण मनोहरम स्वशरीरम, पुनः विशेषण विशेष्यम नीलवर्णेन मनोहरम स्वस्य शरीरम विलोक्य मुदितमनाः शनैः रिक्तस्थानम निष्क्रान्तः। हाँ जी, क्योंकि अभी वो घर के अंदर था तो धीरे से अब वो बहिः निष्क्रान्तः, बाहर निकला। जी, तो विचित्र वर्णम तम अपूर्वम सत्वम। जी, मन्यमानाः, दो ही शेष है, मन्यमानाः और दूरम। इन दोनों में से देखिए अब तो मन्यमाना ही आएगा, उसे अपूर्व सत्व मानते हुए कि अरे ये तो बड़ा अद्भुत प्राणी है, विचित्र प्राणी है, इति मन्यमाना है, सामान्य वाले। कुक्कुराः अपि भयात् दूरम। जी, दूरम पलायिताः। तो इस प्रकार से जो है यह देखिए, ये कथा जो थी वो अपेक्षाकृत सरल थी, ऐसा आपने अनुभव किया है क्या पिछली कथा की अपेक्षा? सर जी बिल्कुल जी, क्योंकि वहां थोड़ा सा एक ऐसा था, प्रायशः हम में से बहुत ज्यादा अधिकतर ने वो प्रसंग सुना नहीं होगा स्वामी विवेकानंद जी का, तो इसलिए हम सबके लिए वो एक अलग कथा थी, थोड़ा सा उसमें अलग स्थितियां वहां रही। तो चलिए अब आगे अब बढ़ाते हैं, कथा का हम अभ्यास हमने कर लिया है। अब अधोलिखित संवादे रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, संवाद में रिक्त स्थान पूर्ण करने। तो इसमें क्योंकि जैसा हमने बात की है मंजूषा नहीं है, उत्तर कई सारे हो सकते हैं, तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। वैद्य
आगच्छ, अब चलिए एक एक अलग अलग मित्र जो हैं इसका उत्तर देंगे अपने शब्दों में। तो मेरा अनुरोध है कि आप एक बार उत्तर दें इसका, तो उसके बाद अगला उत्तर दूसरे कोई साथी देंगे। तो अब चलिए, अब वैद्य तो चलिए मैं हूं यहाँ पर, और आप सब जो हैं वो राजीव का रोल अलग अलग व्यक्ति निभाएं और अपना संवाद बोलेंगे। आगच्छ पुत्र, किम जातम, ज्वरः अस्ति किम? आम श्रीमान। न नास्ति। हाँ, अब ये देखिए, अगली वैद्य के अगली बात को देखते हुए आपका उत्तर आए, क्योंकि ये चीज ध्यान देने की है कि यहाँ पर अगली बात में वैद्य जो प्रतिपुष्टि कर रहा है, इसका मतलब जो उत्तर आया है उसी के आधार पर प्रतिपुष्टि कर रहा है। तो क्या उत्तर आना चाहिए? ज्वरः अस्ति किम? न ज्वर। हाँ, न कहेगा, न ज्वरः नास्ति, क्योंकि आम कह देगा तो फिर आपस में जो है वो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अगली पंक्ति कुछ और कह रही है। इस बात का ध्यान में रखते हुए आप सब बोलेंगे। तो वैद्य फिर बोल रहे हैं, एवं ज्वरः न अस्ति, उदर पीड़ा वर्तते, ह्यः किं भक्षितम्? ह्यः आपणे आलुकस्य बटका खादिताः। जी जी जी, देखिए बिल्कुल। अब अगर अपने विद्यार्थियों को हम ये सिखा पाएं कि देखो बेटा, अगले वहां पर उत्तर दिया गया है, थोड़ा सा आप अगर समझ बन गई तभी उत्तर बनेगा, नहीं तो यूं लगेगा अरे कितना मुश्किल काम है ये तो। जब ऐसा राजीव ने कहा तो वैद्य बोले, अहो आपने आलुकस्य वटकाः खादिताः, किं न जानासि, अधुना बहिः खाद्यवस्तूनि न खादितव्यानि, एतत् चूर्णं स्वीकरोतु। राजीव, चूर्णं आप बताइए। चूर्णः कटु अस्ति किम? हाँ जी, बिल्कुल। और कोई अन्य व्यक्ति, अन्य साथी भी बोले। चूर्णः कटु अस्ति। अच्छा, एक तो और कोई अन्य भी क्या बात है कुछ तो? किम एषः कटु अस्ति? अहं न खादिष्यामि। हाँ, मतलब बात ये है कि यहाँ पर राजीव का प्रश्न है, क्योंकि वैद्य का उत्तर है आगे कटुता के विषय में, तो प्रश्न ही होना चाहिए जो आपने प्रश्न पूछे हैं कि किम एतत् चूर्णम कटुः अस्ति, और क्योंकि चूर्णम कहा, एतत् चूर्णम कहा गया है, तो हम उसका ध्यान में रखते हुए उसे नपुंसकलिंग में ही रखेंगे। किम एतत् चूर्णम कटुः अस्ति, तो वैद्य बोले कि अरे नहीं, कटुः नास्ति, पुनरपि औषधेः कृते स्वादः न गणनीयः। राजीवः, अब राजीव ने क्या कहा होगा? कथम ग्रहणीयम। थोड़ा सा जोर से बोलें महोदय। औषधम कथम ग्रहणीयम या जी स्वीकरणीयम। जी जी जी, अब राजीव का प्रश्न है, और जब वैद्य चिकित्सक और एक रोगी की बातचीत होती है उसी आधार का प्रश्न है। तो राजीव ने प्रश्न किया है कि एतत् औषधम कथम ग्रहीतव्यम, कथम ग्रहणीयम, क्योंकि शब्द कई सारे हो सकते हैं और ये अब चेकर पर है। अगर वाक्य बिल्कुल सही बन रहा है, भाव की दृष्टि से भी सही है, तो वो पूरे अंक उसके लिए देगा यहाँ पर। तो जब प्रश्न पूछा तो वैद्य बोला कि दिने त्रिवारम एक चमस मात्रम उष्ण जलेन ग्रहीतव्यम। तो अब राजीव क्या करेगा अंत में? धन्यवाद। जी, धन्यवादः महोदय। तो ये भी जो संवाद है ये आदर्श प्रश्न पत्र का ही संवाद था। तो मैं समझता हूँ कि अब संवाद के विषय में भी एक स्पष्टता है कि किस तरह से हमें विद्यार्थियों को हम क्या क्या चीजें बता सकते हैं। और अब वैद्य थोड़ा सा और आगे भी कर रहे हैं कि पुनः आगमनस्य आवश्यकता एव न भविष्यति, स्वास्थ्यं प्रति भविष्य जागरूकः भव, आरोग्यम परमं सुखम। राजीव कहता है धन्यवाद। इसका मतलब क्या है कि वहां पर धन्यवाद नहीं आएगा तो क्या आएगा? पुनः आगमनस्य आवश्यकता। किम पुनः आगमनस्य आवश्यकता अस्ति? जी, मतलब प्रश्न ही आना है यहाँ पर भी राजीव का, क्योंकि वैद्य उत्तर दे रहे हैं तो प्रश्न राजीव का रहेगा। जी, यही ऐसा ही इसी भाव का प्रश्न यहाँ पर बन जाएगा ये। तो चलिए अगला भी ये संवाद देख लेते हैं हम जल्दी से। अधोलिखित संवादे रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। अब फिर वापस वही, अब कोई भी आप में से लता बन सकते हैं। विनोद, भवत्याः पितुः नाम किम्?
मम पितुः नाम शंकर शरण शर्मा अस्ति। जी, बस अपने यहाँ पर इस तरह से हमने परिचय में उन्हें सिखाया है वाक्य में लिखना, तो वो उसे लिख पाएंगे। तस्य आजीविकायाः साधनं किम्? मम तस्य आजीविकायाः साधनं कृषिः अस्ति। जी, बहु शोभनम्। सः कस्मिन् विद्यालये शिक्षयति? तस्य सः आजीविकायाः BPS साधनं शिक्षणम् विद्यालये शिक्षयति। जी जी जी, अग्रिम प्रश्नः अस्ति, सः कस्मिन् विद्यालये शिक्षयति? सः BPSKV विद्यालये शिक्षयति। अच्छा, एक उत्तर आया था पीछे, महोदया ने बोला था कि कृषि ही अस्ति। क्या इसमें हम भर सकते, ये रिक्त स्थान में हम लिख सकते हैं इसे? नहीं सर, नहीं। नहीं नहीं नहीं। हाँ, ये देखिए, बस ये चीज हमें अपने विद्यार्थियों को सिखानी है कि ऐसा नहीं है कि चलो उत्तर तो आप कुछ भी दे सकते हैं, वहां पर कई संभावित है, लेकिन आप आगे जब आप विषय पढ़ेंगे तो वहां से अंदाजा लग रहा है कि वो वहां पर उनका कार्य क्या है, उस रिक्त स्थान में भरना क्या है। तो क्या आना चाहिए इसमें दूसरे रिक्त स्थान में? एक बार पुनः कोई बोलेंगे? तस्य आजीविकायाः शिक्षकः। साधनं शिक्षणम् अस्ति। शिक्षणकार्यं जी, शिक्षणम् अस्ति, शिक्षणकार्यम् अस्ति, सः शिक्षकः अस्ति, ऐसा भी कह सकते हैं। जी सर। जी, सः शिक्षकः अस्ति इति अपि कथयितुं शक्यते। तो सः कस्मिन् विद्यालये शिक्षयति? राजकीय विद्यालये शिक्षयति। हाँ जी, इसमें उत्तर कोई भी आ सकता है क्योंकि बाध्यता नहीं। सः कं विषयं पाठयति? सः संस्कृतं विषयं पाठयति। जी, सः संस्कृत विषयं, विज्ञान विषयं, गणित विषयं किमपि भवितुं शक्नोति, पाठयति। तस्य परीक्षा परिणामः कीदृशः भवति? उत्तम। तस्य परीक्षा परिणामः उत्तमः भवति। जी, बहु शोभनम। तो चलिए मित्रों, हमने देखिए अब यहाँ पर मुख्य रूप से जो बिंदु समझे हैं, मैं समझता हूँ आपको, अपने विद्यार्थियों को आप अच्छे से वहां पर, और इसके अतिरिक्त भी यदि आपके पास भी मित्रों कोई इसके विषय में कुछ आप कहना चाहते हैं, या आज की कक्षा के इस विषय में कुछ आपकी फीडबैक है, कुछ आप भी अपना अनुभव साझा करना चाहेंगे, तो आपका स्वागत है। जी। सर बस थोड़ा सा कहना है मुझे। सर जैसे हम मंजूषा के शब्दों को हम स्थान की पूर्ति करते हैं, या हम संवाद की स्थान की पूर्ति करते हैं, तो सर हमें जिन स्थानों की हमने पूर्ति कर दी है सर, उन्हें हम रेखांकित करते हैं पेन से या पेंसिल से। जी जी जी। हाँ, तो सर इससे हमें बिल्कुल। जी सर। जी हाँ सर। तो सर इससे हमें स्पष्ट हो जाता है कि हमने ये फील्ड रिक्त स्थान की पूर्ति कर दी है, और बाकी हमारे पास ये इतने बचे हैं। ये बचे हो, बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। जब भी रिक्त स्थान भरे हम इस बात का ध्यान रखें। जी, तो मैं समझता हूं कि सभी साथियों को ये विषय स्पष्ट होगा, और अगली कक्षा का समय भी हो रहा है, तो अगले 2-3-4 मिनट में ही हमारे अगले जो इस कक्षा के संचालक हैं वो आप सबसे जुड़ेंगे, और आप सब ने मैं समझता हूं कि इसका आनंद लिया होगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जी अजय सर। जी नमो नमः। जी, नमो नमः हरिता महोदय। हाँ अजय जी, बहुत अच्छी आपकी कक्षा रही, और सबसे अच्छा जो हम लोगों को एक आनंदित करने वाली का विषय होता है वो ये कि हमारे जो प्रतिभागी हैं वो उसमें पूरा जो है वो पूरा भाग लेते हैं, तो प्रतिभागिता उनकी बहुत अच्छी रहती है। और इसी विषय में मेरा एक जो छोटा सा सुझाव है कि जब हम कथा पूर्ति करते हैं या हम पत्र जो पूर्ति करते हैं, उसमें एक यदि अध्यापक जो है वो कक्षा में एक चीज का अभ्यास अगर हम करा देते हैं तो काफी सुविधा होती है। जैसे सबसे पहले जो मंजूषा में शब्द हैं उनका यदि हम एक बार अर्थ कर लें या उनको समझने का प्रयास कर लें, और उसके पश्चात हम कथा पढ़ने के बाद या पत्र पढ़ने के बाद उनकी पूर्ति करते हैं, तो हमें बार बार वो शब्द देखने नहीं पड़ते। तो वो थोड़ा सा हमें आभास हो जाता है कि यह शब्द जो है ये क्रिया है, या ये कर्ता है, या ये विशेषण है। ये आपने बहुत जी।
विशेष्य होता है या क्रिया होती है, नहीं तो पहले मंजूषा के एक बार जी शब्दों जी को जी देख जी लिया जाए तो कोई उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई उसमें हानि है। जी 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 बिल्कुल अवश्य। धन्यवाद रीता महोदय। ये भी एक अच्छी शैली हो सकती है। जी कोई और कुछ कहना चाहें? सर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी जी मैम स्वागत है आपका मैम। सर समय की समय सीमा को समय हो गया मैम, देखते हुए बिल्कुल बिल्कुल। तो सर हमें ये जो हमारा सेशन है यहाँ समाप्त करना पड़ेगा। अगली कक्षा के लिए हमें 5 मिनट बाद वापस रिज्वाइन करना है। तो आज आप सभी का पूरा सहयोग और काफी कुछ सभी को सीखने को मिला होगा, जानने को मिला होगा, एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर करे आप सभी से। तो बहुत ही बढ़िया हमारा ये क्लास रहा, कक्षा रही। और सभी हमारे साथ मेरे जितने भी रिसोर्स पर्सन है वो पूरी तरह से सभी एक टीम के जैसे जुड़े रहते हैं हमेशा एक दूसरे के सपोर्ट में। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और ये एक नया अनुभव है हम सभी के लिए। तो बहुत ही बढ़िया है सर। तो सर अभी हम इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। आफ्टर 5 मिनट्स आप सभी लोग लीव मत करिएगा पार्टिसिपेंट प्लीज। और हम लोग वापस 5 मिनट में नई क्लास के लिए हम इसी पे ज्वाइन करते हैं। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद रीता जी, आबा जी, कविता जी, शंकर दत्त सर, सभी का जो छूट गए मेरे से उन सभी का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। कल मिलते हैं। धन्यवाद मैम, आपको भी हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टिसिपेंट्स आप बने रहिए, हम 5 मिनट्स बाद वापस जुड़ते हैं। जी जी मैम। और सभी विद्वत साथियों का जो इस कक्षा से जुड़े रहे हैं और जिन्होंने सहभागिता की है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों ये ब्रेक इसलिए है कि आप पानी वगैरह पी लें, बीच में थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, उसलिए ये ब्रेक है। तो आप जुड़े रहिएगा, मीटिंग से लीव मत कीजिएगा क्योंकि फिर वापस जुड़ने में ऐसी समस्या कुछ आ रही है। तो आप जुड़े रहिएगा मीटिंग से। मिलामः पुनर्मिलामः। नमो नमः।